नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील और 230 सीटों पर मध्य प्रदेश की मतदान हो चुका है और जो बाकी की 70 सीटें थीं छत्तीसगढ़ की, वहां पर भी पूरा मतदान पूरा हुआ। वहां पर कैसा माहौल था और अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 5 बजे तक 71% वोटिंग परसेंटेज था, जो 2018 के कंपैरिजन किया जाए तो टोटल था 75.63। और छत्तीसगढ़ में 5 बजे तक 67% से ज़्यादा वोटिंग हुई और 2018 में 76.35% था। ये वोटिंग परसेंटेज को किस तरह देखते हैं, हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश त्रिपाठी हैं, संजीव चौधरी संवाददाता हैं जबलपुर से, ज्ञान शुक्ला, समीर खान संवाददाता हैं इंदौर से, अतुल गौड़ संवाददाता हैं शिवपुरी से। अनुराग, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी। 71% अभी तक 5 बजे तक, अभी टोटल नंबर आया नहीं है। अनुराग, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, बड़ा मत प्रतिशत है मारिया, और अमूमन हमने और आपने देखा है कि जब भी, क्योंकि पिछले दफ़े 75-76% के आसपास था, जाहिर सी बात है कि 6 बजे तक मतदान होगा और उसके बाद आखिरी जो आंकड़े आएंगे, मेरा अनुमान है लगभग 80% या उससे ज़्यादा भी जा सकता है। और इस बार जो हैरत भरी बात यह है कि अगर पुरुष मतदाता 50% आए हैं तो इतनी बड़ी तादाद में महिला मतदाता भी आई हैं। ये वो राज्य है जहां पर लगभग 5,60,00,000 मतदाता हैं, जिसमें से 48.5% मतदाता महिला हैं। यानी उनका, वैसे आज जब हम कई जगहों पर घूमे, भोपाल में, पुराने भोपाल में, उन इलाकों में जहां अल्पसंख्यक बहुल इलाके हैं, ग्रामीण इलाकों में, तो वहां भी महिलाओं की बड़ी तादाद थी तो बाहर आई हुई थी। कई महिलाएं कुछ कह नहीं रही थी। लेकिन अब चूंकि देखिए, अक्सर हमने देखा है कि अगर मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तो इसे मौजूदा सरकार के खिलाफ देखा जाता है। ऐसा लगता है कि लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं और बाहर आकर मतदान कर रहे हैं। लेकिन महिलाओं का प्रतिशत इस बार बढ़ा है और ये किस दिशा में जाएगा, ये बहुत दिलचस्प हो गया है मध्य प्रदेश का मुकाबला, ये बात मैं पुख्ता तौर पे कह सकता हूँ। और ये चूंकि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ महीनों से दोनों दल, जो प्रमुख विपक्षी दल हैं, कांग्रेस और सत्तारूढ़ दल बीजेपी, दोनों ने महिला केंद्रित योजनाएं ही यहाँ पर निकाली हैं। और फिर चाहे वो नारी सम्मान की बात हो कांग्रेस की तरफ से, जिसके तोड़ में बीजेपी लाडली बहना लेकर आई, शुरुआत 1000 रुपये महीने से की, बाद में उसको बढ़ाकर 1250 किया, फिर शहर भर में होर्डिंग लगाई है। मुख्यमंत्री हर मंच से चुनाव से पहले कहते नजर आए कि 3000 रुपये तक इसको बढ़ाएंगे, जबकि कांग्रेस नारी सम्मान में 1500 रुपये देने की बात कह रही है। रसोई गैस कांग्रेस ने कहा 500 रुपये देंगे, तो बीजेपी ने सावन से 450 रुपये में देना शुरू कर दिया। कहने का मतलब यह है कि आधी आबादी को साधने के लिए दोनों दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। पड़ोसी छत्तीसगढ़ में भी ठीक लक्ष्मी पूजन के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कह दिया कि उनकी सरकार अगर दोबारा लौटती है तो 15,000 रुपये सालाना महिलाओं को देंगे। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड क्या खेल गया है? क्या इसकी वजह से सत्तारूढ़ दल को फायदा होगा, या जो कांग्रेस ने दांव खेला है उससे नाराजगी उभर कर सामने आएगी और कांग्रेस पर लोग ज्यादा भरोसा करेंगे? तो 3 तारीख को ही पता लगेगा मारिया। लेकिन अनुराग, आपने एक अच्छी बात ये बताई, और क्योंकि आप खुद पोलिंग स्टेशन पे मौजूद थे, कि एक उत्साह दिखा। अब वो उत्साह कंटिन्यूटी वाला था या चेंज वाला था, वो जरूर हमें 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अनुराग, आपने भी वोट दिया और महिलाओं की संख्या क्या ज्यादा थी? क्योंकि इस बार खास करके छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान की बात की जाए, जो 25 तारीख को जहां पे चुनाव होगा, हर जगह स्पॉटलाइट महिलाओं पर है। बिल्कुल, मैंने सुबह सुबह ही मतदान कर लिया था मारिया। दरअसल इस बार मध्य प्रदेश में यह भी दिलचस्प है कि 230 विधानसभा सीटों में से 29 सीटें ऐसी हैं जहां महिलाओं की तादाद पुरुषों से ज्यादा है। और आपको जानकर ये हैरत होगी कि इनमें से 20 सीटें फिलहाल कांग्रेस के पास है और इन 20 सीटों में लाडली बहनों का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। तो क्या होगा इन चुनाव में, बहुत करीबी मामला सारे जानकार बता रहे हैं, लेकिन कौन अपने पक्ष में बाजी ले जाएगा? आपने सही कहा कि सुबह से हम अलग अलग मतदान केंद्रों में गए हैं और वहां पर बड़ी तादाद में महिलाएं हमें वोट डालती दिखाई दी हैं। कुछ महिलाओं ने अपने विचार सामने रखे हैं, कुछ बोलने से बचती रही, अपने पति की तरफ इशारा कर दिया। तो उससे ये भी लगता है कि जिस समाज में हम महिलाओं को बराबरी का प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं, अगर उनसे उनके मुद्दे पूछे जाएं तो अपने पति की तरफ इशारा कर दें। और गाँव में अक्सर हमने देखा है, जिस पर सीरियल में भी अब मजाक होने लगा कि सरपंच पति, पार्षद पति, तो कहीं ये नुमाइंदगी मिलने के बाद भी 33% ऐसा तो नहीं होगा कि विधायक पति बनकर रह जाएंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए महिलाएं जो बाहर निकली हैं उन्हें अपनी भावनाओं का खुलकर इजहार भी करना चाहिए। ये भी बहुत
ज़रूरी है खास करके अपने मुद्दों पर चर्चा करें, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। ऑल राइट, नीलेश दुर्ग से हैं। नीलेश त्रिपाठी, दुर्ग में क्या सा माहौल दिखा आपको? जी देखिए मारिया, जैसी कि तस्वीरें हम सुबह से दिखा रहे थे, छत्तीसगढ़ में सिर्फ दुर्ग के पाटन की बात न करें बल्कि अन्य जो जगह पर भी थी, वहाँ से भी जो तस्वीरें आ रही थी, हमने देखा कि एक महिला जो है वो अपने 5 दिन के बच्चे को लेकर पहुंची थी मतदान करने। इसके अलावा 95 वर्ष की एक महिला पहुंची थी कोरबा में मतदान करने। भिलाई में 90 वर्षीय महिला पहुंची थी। एक ऐसे शख्स भी पहुंचे थे जो न उनका हाथ काम करता है न पैर, मतलब पूरे शरीर में कोई भी ऐसा अंग नहीं था जो सही से काम करता हो। उनको व्हील चेयर पर लेकर उनके परिवार वाले पहुंचे थे, उन्होंने भी वोट डाला। तो इससे इसके अलावा जो यूथ थे और महिलाएं थी, ये सारे लोग तो निकले ही निकले। तस्वीरें काफ़ी रोचक और उत्साहजनक थी। और जो वोटिंग परसेंट का आप जिक्र कर रही थी कि पहले पिछले बार की अपेक्षा थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है, सेकेंड फेज़ का 76 का कुछ आंकड़ा था, तो अभी 67% कुछ है और वो भी बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन एक चीज़ और गौर करने वाली बात है कि पिछले इलेक्शन में जो पहले चरण का मतदान हुआ था उसमें सिर्फ 18 सीटों को शामिल किया गया था। इस बार 2 सीटें बढ़ाकर कवर्धा और पंडरिया जिले को भी पहले चरण में शामिल किया गया। तो उस लिहाज से भी वोटिंग परसेंट जो है दूसरे चरण में पिछली बार 72 सीटें थी, इस बार 70 सीटें हैं। तो वो भी एक अंतर थोड़ा सा नज़र आता, उसके भी वजह है कि थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है पिछली बार की अपेक्षा। लेकिन ये भी तय है कि कुछ परसेंट और बढ़ेंगे, जब फाइनल आंकड़े आएंगे तो वोटिंग परसेंट भी बढ़ जाएगा। जी मारिया जी, तो आपको उम्मीद है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा। ग्वालियर से देव श्रीमाली जुड़ रहे हैं। देव, वहां पर तो महाराजा की साख लगी हुई है। सबसे अहम यह है कि 2018 में तो कांग्रेस चुनाव जीती थी और सरकार बनी थी, लेकिन 2020 में महाराजा ने ही सरकार को पलटा था। इस बार क्या होगा, क्या दिखा? और वहां पर वोटिंग परसेंटेज काफी कम है, ऐसा क्यों? नहीं, वोटिंग परसेंटेज तो है, लेकिन वो वेरिएशन ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां तो बहुत बम्पर वोटिंग हुई है। हमारे अगर हम ग्वालियर की ही बात करें तो ग्वालियर में 3 सीटें हैं, भितरवार, डबरा और आपका ग्वालियर ग्रामीण। तो यहाँ वोट का परसेंटेज 70 और 75 तक जाने की संभावना चल रही है। लेकिन अगर ग्वालियर सिटी की बात करें, जो भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से गढ़ माना जाता रहा है पहले, हालांकि 2018 में ऐसा नहीं हुआ था, वहां वोट परसेंटेज 60 तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये जो है बड़ी एक जो वेरिएशन है, ये बड़ा चौंकाने वाला है। और दूसरा ये भी है कि जो मध्य प्रदेश में ट्रेंड देखने को मिला है कि वोट का परसेंटेज ने काफी हाइक पाया है, काफी बढ़ा है। तो इसने सबके अनुमान गड़बड़ा दिए। अनुराग जी जैसा अभी बता रहे थे कि जो महिलाओं का आंकड़ा है, वोटर्स बढ़ी हैं, उसका असर है, लाडली बहना का असर है, या जो नारी सम्मान योजना का, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने महिलाओं को फोकस में रखा। इसकी इस बार की सबसे अच्छी बात यही रही कि कांग्रेस हो या भाजपा, मजबूरी में ही सही, लेकिन दोनों ने, सबसे पहले कमलनाथ ने नारी सम्मान योजना लेके आए, और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो बीजेपी बाकायदा एक लाडली बहना योजना लेके आई, जिसमें एक पूरी तरह से कैंपेनिंग की गई। तो क्या लाडली बहना ने आखिर कुछ दिनों में पूरा चुनाव बदल दिया? ये सवाल अनुराग से होगा, लेकिन उससे पहले संजीव चौधरी, जबलपुर का माहौल बताइए, वहां पर वोटिंग परसेंटेज टोटल कैसे रहा? और एक लाडली एक ये सेंस जरूर दिख रहा है कि शहर के मुताबिक या शहर के कंपैरिजन में गांव में वोटिंग डिफरेंट हुई है, और जैसा हमेशा होता रहा है। बिल्कुल मारिया, इस बार जो जबलपुर जिले का और पूरे महाकौशल का ट्रेंड है, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग बहुत ज़्यादा हुई है। हालांकि अभी पूरे रिफाइन आंकड़े नहीं आए हैं कि महिलाओं का परसेंटेज उसमें कितना था और पुरुषों का कितना था, पर जो देखने में लगा है, बहुत सारे बूथों में सुबह से मैं गया हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में भी गया हूँ, पर महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज जब हमारे चुनाव आयोग के आंकड़े आएंगे, निसंदेह ज़्यादा आएगा, ऐसा लगता है। और जो अनुराग कह रहे थे अभी कि लाडली बहना का असर दिखा है, ना सिर्फ 1250 रुपये जो अभी मिले हैं,
शिवराज सिंह चौहान लगातार इस बात को करते रहे हैं कि 3,000 रुपये मिलेंगे, तो जो 1250 मिल रहे हैं उसका भी असर है, और चुनाव जीतने के बाद वो 3,000 रुपये प्रति महीने प्रति लाडली बहना को देंगे, तो उसका भी असर मारिया ऐसा लगता है कि आ रहा है, क्योंकि ये योजना प्रारंभिक तौर पे कमलनाथ लेके आए थे, जो महिलाओं के लिए 1,500 रुपये देने की घोषणा की थी, उसे लाडली बहना के रूप में उठा लिया, और अब उसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो 3 तारीख को दिखेगा। पर अभी मेरी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से भी बात हो रही थी, उन्होंने भी मेरी जब फ़ोन पर चर्चा हुई तो उनका कहना था कि लाडली बहना का असर तो दिख रहा है, और नरसिंहपुर के कई सारे जो ग्रामीण बूथ हैं उसमें तो 90 और 92% तक वोटिंग हुई है। जो ग्रामीण क्षेत्रों की वोटिंग है वो बताती है कि आदिवासी भी इस बार वोट करने के लिए निकला है बड़ी मात्रा में, और महिलाएं भी निकली हैं। तो जिसका फोकस भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, आदिवासियों पे भी फोकस कर रही थी, महाकौशल में पूरे रीजन में बार बार प्रधानमंत्री और जब गृह मंत्री आते थे तो वो आदिवासियों की बात करते थे। केंद्र सरकार की तरफ से आदिवासियों के लिए बहुत सारी घोषणाएं भी कर दी गई हैं, तो आदिवासी भी ऐसा लगता है कि वोट करने के लिए निकला है, और महिलाएं भी वोट करने के लिए निकली हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, इस कारण से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। तो आदिवासी यदि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना रुख करते हैं तो ये उनके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत उत्साहजनक होगा, क्योंकि पिछले 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा अगर डेंट मिला था तो वो आदिवासियों के वोटों से मिला था। मारिया जी जी अनुराग, ये जो सवाल है कि बहुत सारे सर्वे ये भी इंडिकेट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स एग्जिट पोल्स आज हो रहा होगा और 30 तारीख को हमें पता चलेगा कि कहां पर कैसा वोट रहा, वोटिंग परसेंटेज रहा और क्या इम्पैक्ट रहा। अनुराग, ये भी कहा जा रहा है कि लाडली बहना ने शायद मामा जी को लास्ट मिनट पर कुछ गुड न्यूज दिया हो। ऐसा लगता है मारिया, मतलब पहले ये ज़रूर था, अलग अलग इलाकों में हम ये बात कह सकते हैं कि सरकार की एंटी इनकम्बेंसी और इतने सालों का शासन भारी पड़ रहा था, लोग खुलकर बदलाव की बातें कह रहे थे। लेकिन आज इस तादाद में महिलाएं बाहर निकली हैं, अगर ये किसी का सूचक है तो फिर थोड़ी राहत की सांस ले सकते हैं शिवराज सिंह चौहान। अगर ऐसा होता है तो हम बार बार इस राइडर के साथ ही इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में अगर जब ऐसी बातें आई, 2 लिस्ट आई बीजेपी की, और उसके बाद ये बात आने लगी कि क्या शिवराज सिंह चौहान को इस बार ड्रॉप कर दिया जाएगा, उनके चेहरे के बगैर चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी दफ्तर के बाहर जो 3 बड़े कटआउट लगे थे उसमें उनका चेहरा नहीं था। तो जब पूरी की पूरी एक तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने अपने हाथ में कमान संभाल लिया, और उसके बाद जो तमाम सांसद और मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ चुनाव लड़ने आ गए, ऐसे कई सारी बातें उठी। लेकिन 80 के बाद जो लिस्ट आई है यानी 120-30 की, उसमें क्लियर था, ये बहुत साफ था कि ये शिवराज सिंह चौहान के स्टैंप ऑफ अप्रूवल जिसको कहते हैं ना, स्वीकृति थी, एक तरह से मुहर था, वो लगा हुआ था। आप देखिए कि जब ये बातें कयास चल रहा था, सुर्खियों में बना हुआ था, तब वो बहनों के पास जाते थे और कहते थे मैं तो तुम्हारा भाई हूं, तुम कहोगी तो चुनाव लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा। फिर महिलाओं का एक जो हिंदी में कहते हैं कि दारुण पुकार आती थी कि नहीं नहीं आप हमारे भाई हैं। तो इस तरह का कई सारे विशेषज्ञ इसको थिएट्रिक्स भी कहते हैं कि एक तरह का नाटक था, एक तरह का उन महिलाओं के प्रति सहानुभूति, और उसको ये दिखाने की कोशिश की कि देखिए कितनी आधी आबादी पूरी तरीके से मेरे साथ है। ये जरूर है कि एक संवेदनशील इंसान है, और महिलाओं के प्रति जो उनका एक भावना रही है, चाहे प्रतीकों के रूप में ही सही, जब से सरकार बनी वो हर सरकारी आयोजन से पहले कन्या पूजन कराते हैं। फिर जो भी यहाँ पर लड़कियां हैं उनको 1,40,000 रुपये से ज़्यादा एक तरह से पैदा होती है एफडी मिल जाती है, जो 21 साल के बाद होता है, और 23 से 60 साल में अब ये लाडली बहना योजना आ गई है। तो महिलाओं को केंद्र में रखकर कई सारी योजनाएं बनाई हैं सरकार ने, और अपने वोटर के तौर पर अगर आप एक राजनीति विज्ञान के छात्र के रूप में इसको समझें तो उनको एक वोटर के तौर पर भी तब्दील किया है। उनका कनेक्ट अगर आप देखेंगे उनकी सभाओं में महिलाओं से, दिल्ली में बैठकर शायद ये थिएट्रिक्स लगे, आपको लगे कि ये क्या चल रहा है, लेकिन जो उनका कनेक्ट है, जब गांव में जाती हैं और महिलाओं को उनसे मिलते हुए देखती हैं, भावुक होते या भाव विवल होते देखती हैं,
कई महिलाएं बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, इसमें भी कोई गुरेज नहीं है, लेकिन फिर भी जो उनका कनेक्ट है वो बाकी नेताओं से उनको इस मामले में अलग बनाता है। लेकिन अब यही दिलचस्प है मारिया कि क्या ये वोटों में परिणति होती है, इसकी परिणत होता है, बदलता है ये वोटों में, ये जो लगाव है, अगर ऐसा हुआ तो क्या वो संजीवनी बीजेपी को मिलती है जो 18 साल बाद भी जिसकी उम्मीद की जा रही थी इस योजना से? ये सब कुछ देखना बहुत दिलचस्प होगा और इसका पता हमें 3 तारीख को ही लगेगा। और महिलाओं ने 2020 में नीतीश कुमार की सरकार को बचा लिया था। लास्ट 2 फेज में चुनाव बदल गया था अनुराग, और जिन लोगों को लग रहा था तेजस्वी आएंगे, ऑफ कोर्स ज्यादा गैप नहीं था, लेकिन वो एक क्लियर था कि एक सरकार बन गई। वो भाजपा जेडीयू की सरकार थी 2020 में बिहार में, और वो इसलिए क्योंकि महिलाएं सेकेंड फेज ऑनवर्ड्स बहुत ज्यादा आकर के उन्होंने एंथुजियाज्म से मतदान दिया था। ज्ञान शुक्ला हैं हमारे साथ सतना से। ज्ञान शुक्ला, कैसा माहौल था वहां पर? महिलाएं ज्यादा दिखी या पुरुष? मारिया, मैं बताना चाहूंगा कि सतना जिले में जो मतदान हुआ, अभी शाम के जो 5 बजे के आंकड़े आए वो तो लगभग 67% मतदान के आए हैं। अभी तक कुल मिला के जो 6 बजे क्लोज हुआ है वो अनऑफिशियल डाटा जो है वो 72-73% का आया है, जो काफी अच्छा है। और इस डाटा में जो बात लगातार मैं सुन रहा था सबकी, तो उसमें जो महिलाओं का प्रतिशत है वो पुरुषों से 4% ज्यादा है। जो शाम 5 बजे तक का ऑफिशियल जो डाटा है वो ये बताता है कि 4% ज्यादा है महिलाओं का। तो महिलाओं की भागीदारी कहीं ना कहीं, मतलब 4% का डाटा बड़ा होता है। तो और जब मैं फील्ड में जाके हमने देखा तो जो लोग बात संजीव जी कर रहे थे, जैसे जो आदिवासी महिलाओं की अपन बात कर रहे हैं, तो क्योंकि विंध्य बताना चाहूंगा आपको कि विंध्य के आदिवासी वोटों पर जो है दोनों कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों की बहुत नजर थी और लगातार इस पे फोकस कर रहे थे। इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यहाँ पे 4 यात्राएं हुई, राहुल गांधी की 2 यात्राएं हुई, प्रियंका गांधी ने भी सतना में करने के बाद सतना के जो आदिवासी बाहुल्य मझगवां क्षेत्र है चित्रकूट विधानसभा का, वहां दौरा किया, रीवा में किया, फिर अभी लास्ट में उनने सिंहावल सीट पे जाकर उनने दौरा किया। तो आदिवासी वोटों पर बहुत बड़ा फोकस है भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का, दोनों जन उस पर फोकस कर रहे हैं। और आज जब टर्नआउट की बात करें आपको, तो ये जो लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना और जो प्रधानमंत्री आवास, महिलाओं से संबंधित जितनी योजनाएं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार चला रही हैं, उसको लेकर महिलाओं में एक अलग उत्साह देखने को मिला। मतलब ये अभी तक का जो टर्नआउट था उसमें ये एक हिडन फैक्टर था जो अभी तक के कवरेज में हम लोगों को नहीं दिख पा रहा था। लेकिन आज जब अपन ग्राउंड पे गए और देखा उस चीज को, तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आई कि महिलाओं ने उन योजनाओं के चलते कहीं ना कहीं बहुत उत्साह दिखाया है। तो क्या इस उत्साह में उन्होंने मामा जी का साथ दिया है, या महिलाओं को ये लगा कि ये सब स्कीम लास्ट मिनट पे क्यों अनाउंस हो रही है? 18 साल में शिवराज ने हमारे लिए क्या किया? तो ये तो सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन चलता रहेगा अनुराग, और मैं नीलेश, संजीव, ज्ञान सबको और देव को ये कहूंगी कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और मध्य प्रदेश चुनाव में युवा या यूथ फैक्टर भी बहुत अहम है, और अमेरिका से अंतरिक्ष विज्ञान की पढ़ाई कर आई एक छात्रा ने वोट दिया जबलपुर में। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मध्य प्रदेश के चुनाव में इस बार सबसे ज़्यादा फोकस यूथ पर किया गया है कि युवा किसी भी तरह मतदान के लिए आएँ। हमारे साथ एक ऐसे युवा हैं जो मतदान के लिए अमेरिका से आए हैं। ये अमेरिका में पढ़ती, क्या नाम है आपका, क्या करती हैं और इस समय आप भारत आए हैं, क्यों? जी, मेरा नाम है शुभ्रा चंदपुरिया और मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ती हूँ यूएस में। एंड मैंने अपना वापस आने का टाइम ऐसे सेट किया कि मैं आके इंडियन डेमोक्रेसी में ज़रूर वोट दूं, क्योंकि मैं यहाँ की सिटीज़न हूँ, नागरिक हूँ। एंड मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं अपना वॉइस हियर करवाऊँ अपने लोकतंत्र को। और इंडियन डेमोक्रेसी बहुत पूरी विश्व में फेमस है एज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, एंड उसके लिए मैं बहुत प्राउड हूँ। एंड आई फील लाइक जितना भी यूथ कंट्रीब्यूट कर सके, वोटिंग बहुत मिनिमल कंट्रीब्यूशन है, बट जितना भी यूथ कंट्रीब्यूट कर सके वो बहुत अच्छा होता है। तो मेरी तरफ से आई थिंक वोटिंग तो मिनिमल चीज़ है जो मैं कर सकती हूँ, और मैं बहुत एक्टिव रह सकती हूँ इन अदर पॉलिटिकल मैटर्स। आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं और पूरी दुनिया के स्टूडेंट आते हैं। उनकी नज़र में भारतीय लोकतंत्र की क्या अहमियत है?
उन लोग सबसे पहले तो भारत को बहुत सम्मान से देखते हैं, भारत के कल्चर को, भारत के लोकतंत्र को इतनी वैल्यू है वहाँ के लोग, वहाँ पे भारत के लोकतंत्र की इतना प्राउड फील करते हैं कि भारत इतनी बड़ी कंट्री है और इतने अच्छे से अपना लोकतंत्र चला रही है और सारे देश अपने से प्रेरणा लेते हैं। एक्चुअली वहाँ के बच्चे तो इंडिया से प्रेरणा लेते हैं कि देखिए इंडिया में कितना अच्छा लोकतंत्र चलता है। भारतीय लोकतंत्र न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपना झंडा फहराया है। ये बता रहे हैं कि इन्हें गर्व है भारतीय लोकतंत्र पर। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। और जबलपुर से अभी संजीव हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं, नीलेश त्रिपाठी हैं, ज्ञान शुक्ला और देव श्रीमनी। संजीव, मैं आपके पास फिर से आऊँगी क्योंकि ये जो आपने बातचीत की ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत है, क्योंकि अगर यूथ में इतना अवेयरनेस हो जाए कि आप अपना विज़िट या हॉलिडे हिंदुस्तान में अगर आप आ रहे हो तो उसको अपने इलेक्शन के से या फिर अपने मतदान से जोड़ दें, तो ये बहुत ही अवेयरनेस का साइन है और ये बहुत पॉजिटिव है। तो इस तरह के और कितने लोग आपने देखा आज? मारिया, आज सुबह जब मैं 6:45 बजे बूथ पे पहुंचा था तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कई सारे जो नव युवक और युवतियां हैं वो ट्रैक सूट पर वोट डालने की लाइन पे थे। मैंने कुछ से बात भी की तो उनका कहना था कि हमारे को ये पहला मौका है कि हम आज अपना मतदान करने के लिए आए हैं, तो हम सबसे पहले स्टेडियम में वॉक किए और उसके बाद सीधे मतदान करने के लिए आ गए। ये उसी समय ऐसा लग रहा था कि यूथ के मन में भारतीय लोकतंत्र आ गया है। पहले ये कहा जाता था कि यूथ और जो संभ्रांत परिवार के लोग हैं वो वोट करने नहीं जाते हैं और इसी कारण से लोकतंत्र कमज़ोर होता है। लेकिन सरकार ने और सोशल मीडिया ने इसके लिए सोशल मीडिया को भी बहुत बड़ी बात है कि जो सोशल मीडिया ने जिस तरह से लोगों को सेल्फी भेजना शुरू की है, तो वो जो मैंने जब सुबह बात की थी उन लड़कियों से तो वो सेल्फी उतार रही थी अपनी, तो मुझे अचानक दिखाई पड़ा कि ये सेल्फी उतार रही हैं। 3 लड़कियों का एक समूह था। जब मैं उनके पास गया तो पता चला कि वो पहली बार वोट डालने आई हैं और वो इंस्टाग्राम में और फेसबुक में अपनी फ़ोटो डालेंगी कि आज उन्होंने पहली बार वोट किया। तो ये अच्छे साइन हैं लोकतंत्र के लिए कि अब पढ़े लिखे बच्चे अब लोकतंत्र की तरफ अपना वोट देने के लिए अपना अधिकार को समझने लगे हैं और ना सिर्फ अधिकार बल्कि वो वोट डालना अब एक कर्तव्य मान रहे हैं। तो कर्तव्य जब भी माना जाएगा तो उसके परिणाम अच्छे आएंगे। इसी तरह कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी मैंने देखा कि जो नवयुवक हैं वो वोट डाल रहे हैं। पहले बुजुर्ग लोगों की संख्या ज़्यादा होती थी, पर इस बार नए वोटर्स भी थे और नवयुवक नवयुवतियाँ भी वोट डालने के लिए आए थे और कई लोग तो तैयार होके आए थे। मतलब जैसे फिल्म के लिए जाते हैं, जैसे पिकनिक के लिए जाते हैं, उसी तरह से यूथ अब तैयार होकर वोट डालने के लिए जा रहा है। और उसका एक रीज़न ये भी है कि जैसे एनडीटीवी में अपनी सेल्फी भेजनी है और बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, वो प्रमोट कर रहे हैं कि यूथ अपनी सेल्फी भेजे जिससे कि वो टीवी पे भी देखे। तो तैयार होकर आ रहे हैं, अच्छे से आ रहे हैं, वोट बड़ी मात्रा में यूथ वोट दे रहा है। मारिया, ये उत्साह भी था और उत्सव भी था और वो दिख रहा था शायद हर जगह। समीर खान इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और फिर अतुल शिवपुरी से हैं। अतुल, मैं सबसे पहले अब आपके पास आऊंगी। अतुल, आपने किस तरह का माहौल देखा शिवपुरी में? हमारे जिले में 5 विधानसभा आती हैं, पिछोर, कोलारस, पोहरी और शिवपुरी के साथ करेरा। हमने 5 विधानसभाओं में जाकर के देखा और हम आपसे साफ तौर पर कहेंगे कि वहां जो है हमने महिलाओं में, पुरुषों में, बुजुर्गों में, नौजवानों में, सब में एक जैसा उत्साह देखा। और ये निश्चित तौर पर जब 3 दिसंबर को परिणाम सामने आएंगे तो बहुत रोचक परिणाम होंगे, क्योंकि ये जो कहीं ना कहीं जो तस्वीर हमारे सामने आज दिखाई दी, ये निश्चित तौर पर ये कह रही है कि कोई ना कोई संदेश लेकर के इन मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और ईवीएम को बटन दबा करके अपना मत दान दे दिया।
तो ये जो सिस्टम हमने समझा और इन सब लोगों से जब हमने बात की तो बुजुर्ग लोग भी थे, उनसे हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा कर्तव्य है, हमें सरकार चुनना है और हम इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। नौजवान जो पहली बार वोट कर रहे थे उन्होंने भी हमसे ये कहा कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा पर्व है, जैसे हम दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, वैसे ही हमारे लिए एक पर्व है और हम इस पर्व में भागीदारी करने, अपना मत का अधिकार का प्रयोग करने यहाँ पहुंचे हैं और हम अपना मतदान कर रहे हैं। जी मारिया। और समीर, इंदौर में क्योंकि वहां पर भाजपा के दिग्गज हैं, उन्हें तो उम्मीद है कि अच्छा रहेगा उनका चुनाव। कैसा रहा कैलाश विजयवर्गीय का चुनाव? बिल्कुल, जिस तरह से आपने मारिया कहा कि कैसा रहा कैलाश विजयवर्गीय का चुनाव, तो आप खुद इंदौर आई थी, आपने खुद ने इंदौर में इलेक्शन का माहौल देखा है। आप साथ में हम लोग गए थे 1 नंबर विधानसभा में, और वो दावा जरूर कर रहे हैं, जिस तरह से हमने उनसे सुबह बात की, मतदाताओं में खासा जो है हम ये कहें कि इंदौर के या 1 नंबर विधानसभा के खासा उत्साह था। जिस तरह से वहां के वोटर निकल के आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि इंदौर का विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 मतदान में भी रिकॉर्ड बनाएगा और जीत में भी रिकॉर्ड बनाएगा, उन्होंने दावा किया। लेकिन अब ये दावा 3 दिसंबर को सच साबित होता है कि नहीं, ये एक अलग बात है, क्योंकि मतदाता ने मतदान तो कर दिया लेकिन किसे किया भी ये किसी को भी नहीं पता। हालांकि इंदौर की पूरी ओवरऑल जिले की बात करें तो सांवेर और देपालपुर और महू जो ग्रामीण इलाके हैं, खासकर वहां वोटिंग परसेंटेज काफी हाई रहा। जिस तरह से अभी फिलहाल जो आंकड़े बताए जा रहे हैं 75% के आसपास इन इलाकों में वोटिंग हुआ। इंदौर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 और 1 और 4 नंबर भी जो है वोटिंग परसेंटेज में ज्यादा है। मतलब साफ है कि जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, और वोटिंग परसेंटेज जब जब बढ़ता है तो आपने जैसा कहा कि एक जो बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय जो आश्वस्त नजर आ रहे हैं, उसी तरह से भाजपा को भी इसका फायदा मिलते हुए नजर आ रहा है। भाजपा यही समझती है और यही कहा जाता है राजनीतिक पंडितों के द्वारा, जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो उसका फायदा भाजपा को मिलता है। नहीं, और जब ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो अभी हमें वो सही आंकड़े दिखेंगे कि ये जो लास्ट वोटर्स हैं उसमें महिलाएं कितना है। अगर महिलाओं की संख्या बढ़ी है तो क्या लाडली लक्ष्मी या लाडली बहना जो शिवराज सिंह चौहान का ट्रम्प कार्ड था, एक्स फैक्टर था, वो उसने ही क्या मामा जी को फाइनल फिनिशिंग लाइन के अब वो पास करवाया है। देव, ग्वालियर की बात की जाए तो महाराज आज कहां थे? बिल्कुल, महाराज सुबह दिल्ली में थे, दोपहर में ग्वालियर में, क्योंकि वो वोट डालने आए। हालांकि उनके परिवार में 4 वोट हैं, लेकिन वो 5 वोट है, लेकिन वोट डालने वो अकेले पहुंचे थे दिल्ली से। और उन्होंने AMI शिशु मंदिर, जो उनका महल से लगा हुआ एक स्कूल है, उस स्कूल का संचालन भी उनका परिवार ही करता है, उनके परिवार का ट्रस्ट। वहां उन्होंने वोट डाला और उन्होंने कोई बहुत ज्यादा बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि एक तो सबसे अपील की कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वोट डालने जाएं, और दूसरा उन्होंने कहा कि मैं भविष्यवाणी ये नहीं करता कि सीटें कितनी जीतेंगी, क्या होगी, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। तो इन 2 बातें ही उन्होंने कही और वो बड़े आश्वस्त नजर आए। उनका कहना यही था, हमारी जो सरकार ने, उनसे जनता प्रभावित है, हमारे विकास कार्यों से जनता प्रभावित है। और साथ में ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से हमारी पार्टी ने कैंपेनिंग किया है, मेहनत की है, उसका असर जो है ना, आज ज्यादा वोट जो पड़ रहा है, और जो अच्छा साइन है, हम उसको मानते हैं कि हमारी पार्टी के लिए, हमारे लिए अच्छा साइन है, ज्यादा वोट पड़ रहा है। इससे हम दावे के साथ कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में फिर से और भारी बहुमत वाली हमारी सरकार बन रही है। जी महाराज। हाँ, लेकिन देव, वहां पर किस तरह का माहौल, मुझे आपसे ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि पहली बार जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो पोलिंग बूथ पर एजेंट्स हैं, उन लोगों को इस बार सिंधिया के कैंडिडेट का साथ देना पड़ा। तो क्या ये जो डिस्कॉर्ड है या डिफरेंसेस है वो भी साफ तौर पे दिखा जमीन पर कि वो इंथुजियाज्म नहीं था लोगों को घर से निकाल करके वोट करवाने का? देखिए, इसका थोड़ा असर तो ये शहरी क्षेत्र में दिखाई दिया कि जिससे वैसा वोट जो है यहाँ नहीं पड़ा। शहरी क्षेत्र में शहर का आंकड़ा 60-62% पे सिमटता नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा होगा तो 64% पे जाएगा। लेकिन जो अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में जहां कांग्रेस मजबूत मानी जाती है, वहां वोट का परसेंटेज 75 और 78 तक जाने की संभावना लग रही है।
तो हाँ, उसका थोड़ा असर तो दिखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, वो जो है ना सामने से विरोध करने की स्थिति में उसके नेता कार्यकर्ता नहीं रहते हैं। और फिर पिछले 3 महीने चाहे वो सिंधिया जी खुद हो या फिर स्वयं अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी 2 बार आए और उन्होंने एक बार तो ये तक कहा कि सिंधिया हमारे ज्योतिरादित्य हमारे दामाद हैं, गुजरात के दामाद हैं, तो ये बताने की कोशिश की कि हाईकमान का हाथ उनके साथ है और आप लोग लग जाइए। अमित शाह लगभग हर महीने आए, 2 महीनों में 2 बार वो कार्यकर्ताओं से इंटरेक्ट हुए। एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आए और उसके साथ ही उन्होंने ग्वालियर चंबल संभाग के प्रमुख नेताओं की पदाधिकारियों की अलग से बैठक रखी और बहुत सारे एजेंडे थे। और फिर 1 महीने बाद फिर वो आए ग्वालियर में, जो पर्टिकुलर उसी बैठक के लिए आए थे, और उन्होंने उस बैठक में उस सबकी समीक्षा भी की, जिलेवार समीक्षा की, मंडलवार समीक्षा की, कभी कभी विधानसभा वार की समीक्षा की। तो इसका मकसद यही था कि भाजपा के कार्यकर्ताओं और सिंधिया जी के जो कार्यकर्ता है इनके बीच में तादात्म्य बिठाया जाए। स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पिछले 2 महीने में जबरदस्त मेहनत की। उन्होंने 60 सभाएं ग्वालियर चंबल संभाग में दी, इसके अलावा 50 से ज्यादा जो है जातीय सम्मेलन किए। वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठकें कर रहे थे, जरूरत पड़ा तो उनके घर भी गए और उन्होंने संदेश देने की कोशिश की कि हम सब एक हैं और एक दिखना चाहिए। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में वो उत्साह, वो जुनून दिखाई नहीं दिया जो जुनून 2018 के पहले दिखाई देता था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर चंबल संभाग में हमेशा से मजबूत पार्टी रही है। हर वार्ड में, हर बूथ पर उनके मजबूत कैंडिडेट रहे। अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ उनकी पार्टी के नेता यहाँ से निकले, कुशाभाऊ ठाकरे लंबा समय गुजारा है। तो ये दूरी जो है भले ही उतनी नहीं दिखाई दी, लेकिन दूरी है तो पार्टी। लेकिन देव, सबसे अच्छी बात है कि हमारे इस कार्यक्रम में आपके जैसे वरिष्ठ पत्रकार जो जुड़ रहे हैं, आप लोग जो इनसाइट देते हैं, जो जमीन की बात बताते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, जो शायद हमें नहीं पता चलेगी क्योंकि आपके सामने ये सब बहुत सारी घटनाएं होती हैं। सो थैंक यू सो मच। नीलेश त्रिपाठी के पास मैं जाऊंगी, वो दुर्ग से जुड़े हुए हैं। नीलेश, जब मॉर्निंग की बात की जाए, सुबह की बात की जाए, तो उस वक्त महिलाओं की संख्या उतनी ज्यादा नहीं दिखी, लेकिन अगर दिन की आखिरी में अगर महिलाएं ज्यादा आई हैं और ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज उसके वजह से बढ़ा है, तो इसका क्या संकेत है? देखिए, छत्तीसगढ़ में दुर्ग की बात जैसा भी पहले बताया, महिलाएं काफ़ी इफेक्टिव रही हैं। इस बार वोटिंग परसेंट भी जो है वो महिलाओं का ठीक ठाक है और वोटर भी महिलाएं ज़्यादा हैं पुरुषों के अपेक्षा। सुबह जरूर थोड़ी सी जैसा आप बता रहे हैं, कुछ बूथों पे ऐसा था कि पुरुष लोग पहले पहुंचे और महिलाएं जो है वो थोड़ी देर बाद पहुंची, लेकिन ये भी शुरुआती 1 घंटे की बात है। उसके बाद महिलाओं का सिलसिला मतलब आगे बढ़ता ही गया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गांव से निकल कर आई। कुरूडी में हम सुबह 7:30 बजे थे, 8 बजे से वहाँ वोटिंग शुरू होनी थी और एक बुजुर्ग महिला जिनकी एज करीब 85 साल रही होगी, वो आकर आराम से, उनको चलते नहीं बन रहा था, छड़ी के सहारे चल रही थी, वो आके एक चाय टपरी पर बैठ गई। जब हम उनसे बातचीत करने लगे कि क्यों आप यहाँ बैठी हैं, चलिए अंदर, वहाँ पे तो वोटिंग करना, बोले नहीं 8 बजे शुरू होगा, लेकिन मैं पहले से आके बैठी हूँ कि मेरा पहला नंबर लग जाए और मैं वोट देकर अपना ये जिम्मेदारी जो है वो पूरी कर लूँ। तो महिलाओं को लेकर छत्तीसगढ़ में इस बात में कोई शंका नहीं है कि वो कितनी जागरूक हैं और अपने अधिकारों को कितने अच्छे से समझती हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं। सुबह से भी कुछ शुरुआती 1-8 घंटे की बात छोड़ दें तो सुबह से ही उनके बूथों पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। हर वर्ग की महिलाएं पहुंची हैं, चाहे वो गरीब की बात करें, श्रमिक वर्ग की बात करें, या फिर जो पॉस्ट कॉलोनियों में रहने वाली महिलाएं हैं वो भी निकली हैं। तो महिलाएं शाम तक डटी रहीं, जब तक वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने का उनका समय था तब तक वो बूथों पर पहुंचती रही हैं। जी मारिया। और नीलेश, एक घटना मैं लाइव में जिक्र करना चाहूँ, मैं एक घटने का जिक्र करना चाहूंगा, थोड़ा सा जो चर्चाएं चल रही उससे अलग। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान हुआ। पहले काफ़ी नक्सलियों ने कोशिश की थी पहले चरण में कुछ घटनाएं को अंजाम देने की, लेकिन वो नाकाम रहे थे। लेकिन आज एक दुखद घटना घट गई दूसरे चरण में, गरियाबंद में। जब मतदान दल वापस आ रहा था तो आईटीबीपी का एक जवान जो है वो
आईडी जो प्लांट किया हुआ था नक्सली उस पर पैर रख दिया और वो शहीद हो गए हैं। ये एक दुखद घटना छत्तीसगढ़ में इस बार, जबकि पूरे शांति तरीके से मतदान की कैंपेनिंग से लेकर मतदान की प्रक्रिया तक खत्म हुई, लेकिन जब वापसी की बात हो रही थी तब एक दुखद घटना छत्तीसगढ़ में घट गई है, जो नक्सल के नाम पर एक तरह से बदनाम किया जाता है प्रदेश को। उसमें एक छोटा सा एक बोलना चाहिए कि एक जो दाग और लग गया है। आज एक घटना जाते जाते ये हो गई, इसका जिक्र करना मैं शुरुआती दौर में भूल गया था। जी मारिया, इसके आगे आप जो भी सवाल है। जी नीलेश, इससे पहले मैं बाकी रिपोर्टर्स के पास जाऊं, मुझे आपसे ये भी जानना है कि भूपेश बघेल का दिन आज कैसा गुजरा? वो कहाँ थे? क्या वो घर से मॉनिटर कर रहे थे सारे पोलिंग बूथ पर, या फिर वो घूम रहे थे, देखने की कोशिश कर रहे थे कि क्या माहौल है? मुख्यमंत्री आज, जैसा कि हमें पहले से पता था कि वो देर रात में कल सोए हैं, रात भर वो अलग अलग जगहों पर मॉनिटरिंग करते रहे, लोगों से पूछताछ करते रहे, समीक्षा करते रहे कि सुबह की क्या स्थितियां होंगी। उसके बाद सुबह करीब 7 बजे से वो उठ गए थे, जैसा कि सोर्सेज से पता चला, और उसके बाद 9:30-10 बजे तक वो प्रदेश के अलग अलग जगहों का जायजा अपने जो संबंधों हैं, जो सोर्सेस हैं, उससे लेते रहे। फिर उसके बाद वो अपने जो उनका कॉन्स्टिट्यूंसी है पाटन, वहाँ पर वो पहुंचे, कुछ जगहों पर लोगों से मुलाकात की। दोपहर करीब 1 से 1:30 बजे के बीच में, 12 से 1:30 के बजे के बीच में वो अपने उस गांव पहुंचे जहां पर वो उनका वोट कास्ट होना था। वहां पर वो अपने लोगों से, जो उनके संबंधियों थे, उनसे मुलाकात की, अपने जान पहचान वाले लोगों से बातचीत की और फिर वो परिवार के साथ वोटिंग करने पहुंचे। और वोट करने के बाद वो वापस भिलाई और फिर रायपुर निकल गए और दिन भर वो अपने हाउस से ही समीक्षा भी करते रहे, लोगों से बातचीत भी करते रहे, पूछते रहे जो लोग थे, उनके टच के जो लोग थे, जो संपर्क के लोग थे, कि क्या चल रहा है। फिर शाम को उनका एक ट्वीट भी आया जिसमें वो उन्होंने इस बात की उम्मीद जताई कि पिछली बार से ज़्यादा जो है वो समर्थन इस बार कांग्रेस को मिल रहा है, ऐसा उनका दावा था उस ट्वीट में। तो ये सारी चीज़ें उनकी दिन भर की आज रूटीन जो रहा। मारिया, संजीव चौधरी जबलपुर से हैं, ज्ञान शुक्ला सतना से। ज्ञान, मैं अब आपके पास आऊँगी, मुझे ये बताएं कि सतना में, क्योंकि सतना में बहुत बड़ी घटना हुई थी, क्या वो उसके वजह से वो टॉकिंग पॉइंट था इस इलेक्शन में? चलिए मैं ज्ञान के पास थोड़ी देर के बाद जाऊंगी। अतुल हैं शिवपुरी से। अतुल जी, किस इशू पर वहां पे वोटिंग हुई है? देखिए मारिया, यहाँ पर जो वोटिंग हुई है वो नेचुरली विकास के ऊपर होनी चाहिए थी और जो स्थानीय मुद्दे हैं उनके ऊपर होनी चाहिए थी। लेकिन अगर हम कहें कि इनऑल पूरी की पूरी जो वोटिंग हुई है वो केवल लाडली बहना के ऊपर हुई है, वो सस्ते सिलेंडर के ऊपर हुई है, वो कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई के ऊपर हुई है, और कहीं ना कहीं इस बात को जो है सांप्रदायिकता से जोड़ने की बात करते हुए राजनीतिक दलों ने प्रहार करने की कोशिश की एक दूसरे पर। और जो बेसिकली जो मूल मुद्दे थे, विकास के मुद्दे थे, वो हर बार की तरह इस बार भी पीछे छूट गए। और जो इस तरह की जो योजनाएं एक दूसरे ने लॉन्च की थी, जैसे कांग्रेस ने अपनी योजना लॉन्च की थी, उसके बिहाफ में कांग्रेस अपना नारा देती रही कि लगातार हम महिलाओं को ज्यादा सुविधाएं देंगे और उनको 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, और इस तरह की बात लगातार बीजेपी कहती रही। और लाडली बहना योजना को ही उन्होंने मेन टारगेट बना करके चुनाव को पूरी तरह से कंप्लीट किया। अगर ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जी मारिया। ऑल राइट, थैंक यू सो मच अतुल, समीर, ज्ञान, संजीव, नीलेश और देव जाने से पहले एक आपसे आखिरी बात, क्या बोलना चाहेंगे आप महाराज को आज, क्योंकि आपने सिंधिया फैमिली को बहुत क्लोजली ट्रैक किया है? वो ये कहते हैं ना, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और डूब के जाना। All right, thank you so much. Thank you to all the reporters. आपने हमें अपना पर्सपेक्टिव दिया, और इसके साथ साथ ये बुलेटिन ख़त्म होता है और चुनाव पर हमारा स्पेशल कवरेज जारी रहेगा।